मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के जो लेक्चर में हम बात करेंगे वो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट है उसके सॉल्यूशंस के ऊपर बात करनी है। उस टेस्ट में मैंने आपको 30 क्वेश्चंस दिए थे और एक एक क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए उसमें पहला क्वेश्चन क्या था, उसने कहा था कि इफ द एटॉमिक वेट ऑफ जिंक। देखिए पहले क्वेश्चन में उसने जिंक की बात की है। किसकी बात की है? जिंक। एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो टेस्ट पेपर है उसके सॉल्यूशंस की बात करें तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या था, इफ द एटॉमिक वेट ऑफ जिंक। आपको जिंक दिया गया है और जिंक का जो एटॉमिक वेट है, जिंक का जो एटॉमिक वेट है वो आपको कितना दिया गया है यहाँ पे 70। कितना दिया गया है? 70। एंड एटॉमिक नंबर जो इसका दिया गया है, एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 30 होता है। तो उसने पूछा है कि एटॉमिक वेट बताना है आपको Zn2 पॉजिटिव का। किसका बताना है? Zn2 पॉजिटिव का एटॉमिक वेट क्या होगा। तो Zn2 पॉजिटिव के अगर हम एटॉमिक बात की करें, ऑप्शंस उसने दिया है आपको। क्या वो 70 होगा, 68 होगा, 72 होगा, 74 होगा? तो देखिए ऑलवेज याद रखिए Zn2 पॉजिटिव से, Zn2 पॉजिटिव से कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी एटम पर चार्ज आ जाए, क्या आ जाए? चार्ज। तो चार्ज से ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है। क्या चेंज होता है? ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है। एटॉमिक वेट पर, एटॉमिक वेट हो या आपका एटॉमिक नंबर हो या आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन हो, इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। एटॉमिक वेट पर भी, एटॉमिक नंबर पे भी, नंबर ऑफ प्रोटॉन पर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सिर्फ इफेक्ट किस पे पड़ता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और नेगेटिव चार्ज आता है तो नेगेटिव चार्ज आने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। लेकिन उसने पूछा है Zn2 पॉजिटिव का एटॉमिक वेट क्या होगा। तो जो एटॉमिक वेट न्यूट्रल Zn का है वही एटॉमिक वेट Zn2 पॉजिटिव का होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आने से एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। ओके। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में उसने बोला है आपसे कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम इक्वल पूछा है। कैल्शियम will be equal to the number of atoms present, atoms present in। किस किस में दिया है? उसने कहा है कि 12 ग्राम कैल्शियम, कार्बन सॉरी 12.55 ग्राम मैग्नीशियम, थर्ड दिया है उसने 24 ग्राम कार्बन और फोर्थ दिया है 24.3 ग्राम मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन उसने सेकंड दिया है। उसने कहा है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 20 ग्राम, प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, इनमें से। तो पहले हमें क्या करना होगा? पहले हमें कैल्शियम में नंबर ऑफ एटम निकालना होगा। अब नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम क्या होता है? मोल, नंबर ऑफ मोल। मोल का मतलब क्या? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब वेट कितना है इसका? 20। अब मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका? 40 इंटू Na। इसमें कितना आया है आपका? 1/2 Na। तो ये कैल्शियम में कितना आ गए? 1/2 Na। अब हमें ये देखना है कि इन चार में से किस में 1/2 Na आएगा। अगर हम पहले की बात करें तो 12 ग्राम कार्बन, तो नंबर ऑफ एटम कार्बन में देखें तो वेट कितना दिया गया है? 12। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 12 इंटू Na। तो पहले में कितना आ गया आपका? Na। तो ये तो नहीं होगा, पहला नहीं होगा। सेकंड देखिए 12.55 ग्राम, 12.55 ग्राम, ये 15 ग्राम है सॉरी।
12.15 ग्राम मैग्नीशियम। अब इसका अगर हम नंबर ऑफ एटम निकालें तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट कितना होता है इसका? 24.30 इंटू एन। अब इससे कितनी बार कट गया? 2 टाइम्स, तो 1/2 एन। तो कैल्शियम में कितना था? 1/2 एन। और 12.15 ग्राम मैग्नीशियम में भी कितना है? 1/2 एन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सेकंड। अगर हम और को सॉल्व करके देखें तो यहाँ पे देख लेते हैं। थर्ड आपको क्या दिया गया? 24 ग्राम कार्बन। तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू एन। तो इसमें कितना आ गया? 2 एन। तो ये भी नहीं होगा। और हम इसकी बात करें, मैग्नीशियम में वेट कितना है? 24.3, और मॉलिकुलर वेट भी कितना है? 24.3 इंटू एन। तो इसमें कितना आया? एन। तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। ओके। तो जब भी आपसे नंबर ऑफ एटम पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ एटम इक्वल वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू एन। वेट कितना है? 20 ग्राम, मॉलिकुलर वेट 40 इंटू एन। तो कैल्शियम का कितना है? 1/2 एन। और ये किसके इक्वल आया है? नंबर ऑफ एटम किसके? मैग्नीशियम के। क्योंकि मैग्नीशियम का वेट कितना दिया गया है? 12.15, और मॉलिकुलर वेट कितना होता है? 24.3 इंटू एन। कितने टाइम्स कट गया? 1/2 एन। ओके। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो उसने पूछा है कि परसेंटेज ऑफ ड्यूटीरियम इन हैवी वाटर। परसेंटेज ऑफ ड्यूटीरियम इन हैवी वाटर। कितना ऑप्शंस दिया है उसने? 20%, 80%, 60%, 40%। तो देखिए, जब भी आपसे परसेंटेज पूछी जाए, किस में पूछी गई है? परसेंटेज ऑफ ड्यूटीरियम इन हैवी वाटर। तो जिसका पूछा गया उसका फॉर्मूला लिख लीजिए पहले। तो हैवी वाटर क्या होता है? D2O। तो आपको परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज ऑफ ड्यूटीरियम क्या हो जाता है? वेट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट बोलेंगे जिसकी पूछी गई है, और नीचे वेट ऑफ कंपाउंड, जिस कंपाउंड में पूछी गई है, इंटू 100। अब आपसे किस में पूछी गई है? D2O में। अब एक ड्यूटीरियम का कितना होता है? 2। तो 2 का कितना हो जाएगा? 4। भाई एक का वेट कितना होता है? मॉलिकुलर वेट। एक ड्यूटीरियम का 2 होता है ना एटॉमिक वेट। तो 2 का कितना हो जाएगा? 4। और टोटल कितना है इसका? एक ड्यूटीरियम का 2 है तो 2 का कितना हो गया? 4। ऑक्सीजन का कितना होता है? 60। तो टोटल कितना हो गया? 20। तो वेट किसका? एलिमेंट का, जो उसमें दिया गया एक ड्यूटीरियम का 2 था तो 2 का 4। नीचे टोटल रखना है, तो D2 का टोटल कितना होता है? 20 इंटू 100। कितने बार गया? 5 बार। तो 5 इंटू 4 कितना आ गया आपका? 20%। तो जब भी आपसे परसेंटेज पूछी जाएगी तो जिसकी पूछी गई है उसका वेट ऊपर रखेंगे, नीचे टोटल कंपाउंड का रखेंगे इंटू 100। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ए। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है कि आपको पेयर दिए गए हैं, और उसने कहा है कि इनमें से कौन से पेयर का मॉलिक्यूलर मास सेम होगा। ये पेयर दिए गए हैं आपको इसमें, और उसने पूछा कि इनमें से किसका मॉलिक्यूलर मास सेम होगा। पहला पेयर दिया गया आपको H2O एंड D2O। सेकंड आपको दिया गया है यहाँ पे H2O एंड HTO। थर्ड आपको दिया गया है इसमें D2O एंड H2O। और 4 की बात करें तो D2O एंड HCl। तो किसका मॉलिक्यूलर मास सेम होगा? अगर हम वाटर की बात करें तो एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 2। सॉरी, एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो 2 का कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन का 16। तो इसका कितना आ गया मॉलिक्यूलर मास? 18। ड्यूटीरियम की बात करें तो एक ड्यूटीरियम का कितना होता है? 2। तो 2 का कितना हो गया? 4 प्लस 16। तो इसका कितना है? 18। इसका कितना है? 20। तो ये तो नहीं होगा। सेकंड की बात करें
तो इसमें भी H2O दिया गया है, तो H2O का कितना होता है आपका 18 अभी निकाला है। और यहाँ पे बात करें हाइड्रोजन का 1, ट्राइटियम का कितना होता है 3 और ऑक्सीजन का 16, तो टोटल कितना हो गया 20। तो एक का 20 है, एक का 18 है, तो ये भी नहीं होगा। अगर D2O और H2O की बात करें तो ड्यूटेरियम का कितना होता है अभी निकाला था 20, और H2O का भी कितना अभी निकाला है कितना है 20, तो इसका भी 20 हो गया, इसका भी 20 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये पेयर एक ऐसा है जिसका मॉलिक्यूलर मास सेम है। अगर हम इसकी बात करें तो D2O का कितना है 20 और HCl का कितना होता है भाई, H का कितना होता है 1 और Cl का कितना होता है 35.5, तो टोटल कितना हो गया 36.5। तो इसका 36.5 है और इसका कितना है 20, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका 4 का सी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है इसने, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि द मास नंबर ऑफ 3 आइसोटोप्स, आपको 3 आइसोटोप्स दिए गए हैं, 3 आइसोटोप्स आपको दिए गए हैं जिनके मॉलिक्यूलर मास आपको दिए गए हैं, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कितना दिया गया है इनका, एक दिया गया आपको 11, एक का 12 और एक का 13। उसने आगे कहा है द परसेंटेज अबंडेंस, इनकी अगर परसेंटेज अबंडेंस की बात करें कि कितने परसेंट हैं, तो ये आपको दिया गया है 80, 15 और 5। और उसने क्या कहा है कि व्हाट शुड बी द एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट। आपसे क्या पूछा गया है, एटॉमिक वेट पूछा गया है कि एटॉमिक वेट क्या होगा। अगर हम इनके परसेंटेज अबंडेंस की बात करें तो देखो यहाँ पे परसेंटेज अबंडेंस कितनी है 80, 15 और 5। अब इतनी बड़ी डिजिट को हम चाहे तो सॉर्ट कर सकते हैं, कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, देखो डिजिट को सॉर्ट करने की कोशिश करिए। अगर न्यूमेरिकल्स का आंसर आपको सही लाना है तो डिजिट को सॉर्ट करिए। अब ये 5 से कट रहा है तो इनका रेशो कितना आ जाएगा 1, 3, 16। अब आपको क्या निकालना है एटॉमिक वेट। तो जब आप इसका एटॉमिक वेट निकालेंगे तो एटॉमिक वेट क्या होगा, पहला आइसोटोप कौन है, ये जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 11, तो आप 11 लिख दो। परसेंटेज अबंडेंस कितनी है 16, ये कर दीजिए। फिर सेकंड आइसोटोप को लिखे कितना मॉलिक्यूलर मास है 12, उसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी आई है 3। फिर थर्ड कौन दिया गया आपको 13 इंटू 1, इतना कर लेंगे आप। अपॉन, अपॉन में क्या लेके चले जाइए, जो उनका परसेंटेज अबंडेंस है, जो उनका क्या है परसेंटेज अबंडेंस, उसको नीचे आप ऐड कर लीजिए, इतना कर लेंगे आप। अब ये कितना आ जाएगा आपका 176 और ये 36 और ये कितना आ गया आपका 3 और ये आपका हो गया 20। अब इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ रहा है देखो, ये 176 है, 36 है, 13 है, ये हो गया। तो ये कट जाएगा इससे, तो जब ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, एक बार और जोड़ लीजिए इसको, 15 हो गया, 7, 3, 10, 2, 2, 5, ये हो गया। अब ये इससे कितनी बार जा रहा है 5 से चला जाएगा, 5 से कितनी बार चला गया आपका 45 और ये कितनी बार चला गया आपका 4 टाइम्स, तो कितना आ गया आपका 45/4 और इससे जब करेंगे तो आप कितना आ जाएगा 11.25। तो जब भी आपको आइसोटोप्स दिया जा रहा है तो आइसोटोप्स के मॉलिक्यूलर मास और जो परसेंटेज अबंडेंस है आपको इतना दिया गया है, तो परसेंटेज अबंडेंस की मल्टीप्लाई किससे करना है, जो उनका मॉलिक्यूलर मास है। तो जब भी एटॉमिक वेट आएगा तो इसका क्या फॉर्मूला बन रहा है, एटॉमिक वेट किस फॉर्मूले से बनेगा, परसेंटेज अबंडेंस इनटू क्या करना है आपको मॉलिक्यूलर मास, जितना भी दिया गया है उसको सम करते चले जाइए और नीचे परसेंटेज अबंडेंस को, परसेंटेज अबंडेंस को क्या करते चले जाइए ऐड करते चले जाइए। तो इससे आपका क्या निकल जाएगा एटॉमिक वेट निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें तो 6 क्वेश्चन में जो 2 एलिमेंट्स दिए हैं, 6 क्वेश्चन में आपको 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं
और 2 एलिमेंट्स में उसने कहा है कि एक एलिमेंट्स आपका ए है, एक एलिमेंट्स बी है। इसका एटॉमिक नंबर Z1 है, मॉलिक्यूलर वेट M1 है। इसका एटॉमिक नंबर Z2 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट M2 है। उसने कहा है कि M1 M2 के इक्वल नहीं है और Z1 Z2 के इक्वल नहीं है, बट उसने कहा है कि M1 माइनस Z1 इक्वल है M2 माइनस Z2 के। तो उसने कहा है कि इन्हें बताना है कि क्या ये आइसोटोन्स। आइसोटोन्स को हम आइसोन्यूट्रॉनिक भी कहते हैं। उसने कहा क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसोटॉपिक, सॉरी ये बोला है। थर्ड ऑप्शन उसने बोला है कि आइसोबैरिक है, या फोर्थ उसने बोला है आइसोप्रोटोनिक है। आइसोप्रोटोनिक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको दो एलिमेंट दिए गए। एक एलिमेंट क्या है आपके पास, ए है, एक एलिमेंट बी है, जिसका एटॉमिक नंबर Z1, मॉलिक्यूलर वेट M1 है, और सेकंड वाले का एटॉमिक नंबर Z2, मॉलिक्यूलर वेट M2 है। उसने कहा है कि M1 और M2 इक्वल नहीं है, Z1 Z2 इक्वल नहीं है, लेकिन M1 माइनस Z1 M2 माइनस Z2 के क्या है, इक्वल है। तो वो क्या है, तो याद रखिए जब भी M1 माइनस Z1 मॉलिक्यूलर वेट माइनस एटॉमिक नंबर क्या हो, इक्वल हो, तो उसको हम आइसोन्यूट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोन्यूट्रॉनिक। इसको एक एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया 14 SI30। भाई सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 40, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 30। एक क्या दिया मैंने, फास्फोरस, जिसका 15 और मॉलिक्यूलर वेट, तो ये इसका एटॉमिक नंबर Z1, ये M1 मान लिया मैंने, ये Z2, ये M2 मान लिया। तो देखिए Z1 Z2 के इक्वल नहीं है, M1 M2 के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट में से एटॉमिक नंबर माइनस करूं इसमें, तो 30 माइनस 14 कितना है, 16 आ गया। ऐसे ही अगर मैं M2 माइनस Z2 करूं, M2 माइनस Z2 करूं, तो 31 माइनस 15, तो ये भी कैसे आ गया, 16। तो इसका मतलब क्या है, जब मॉलिक्यूलर वेट में से हम एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट में से जब एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं, तो वो आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या आता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और जहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, तो जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स, या हम क्या बोल सकते हैं उसको, आइसो न्यूट्रॉनिक। क्या बोल सकते हैं, आइसो न्यूट्रॉनिक। ओके, तो ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो उसने क्वेश्चन नंबर 7 में बोला था, उसने 3 फॉर्मूले दिए थे। उसने पूछा था कि इनमें से किस फॉर्मूले से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी उसने पहला फॉर्मूला दिया था कि B इक्वल ZE² अपॉन MR की पावर 1/2। सेकेंड उसने दिया था B इक्वल 2 पाई ZE² अपॉन NH। थर्ड उसने दिया था आपको B इक्वल NH अपॉन 2 पाई MR, और फोर्थ दिया था उसने ऑल ऑफ दीज। तो देखिए एक थियोरटिकल क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर आपको कभी भी वेलोसिटी की कैलकुलेशंस करनी है, उसने पूछा है कि इन तीन में से किसके थ्रू हम वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो याद रखना तीनों ही फॉर्मूले किसके होते हैं, वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के। बी इक्वल जेड स्क्वायर अपॉन एम आर का पावर 1/2, बी इक्वल 2 पाई ZE² अपॉन NH, और बी इक्वल NH अपॉन 2 पाई MR। तीनों के तीनों फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एज ए थियोरटिकल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी थियोरटिकल था। उसने टेस्ट में क्या दिया था, उसने दिया है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल पार्टिकल, कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल है, इनमें से कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल है। उसने कहा था न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। सेकंड क्वेश्चन उसने दिया था आपको न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन,
थर्ड उसने दिया था ए पॉजिटिव एटम, और उसने दिया था नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को पता होता है कि इनमें से फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा होता है आपका, कौन सा होता है, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है वो क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरेटिकली, लेकिन याद रखिए इंपॉर्टेंट बहुत है ये क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता रहता है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल है। तो फंडामेंटल अगर पार्टिकल की बात की जा रही है तो न्यूक्लियस का, जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है वो किस में आता है, एज ए फंडामेंटल पार्टिकल। ओके, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है दोनों, दोनों के दोनों को बहुत अच्छे से याद रखें। क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करें, किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में उसने कहा है कि द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल्स दिया गया है आपको, द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in Na10 positive and hydrogen should be। ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपके टेस्ट का। तो उसने यहाँ पे क्या कहा है कि द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज, वेलोसिटी का रेशियो निकालना है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन Na10 पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे सोडियम है, सोडियम कितना होता है, 11 होता है। अब 11 में से उसने क्या किया, 10 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया है। तो जब उसने 10 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया है तो सोडियम 10 पॉजिटिव करने के बाद जब 10 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो उसका इलेक्ट्रॉन किस में आ गया, 1 में। भाई 11 था, सोडियम का 11 होता है, 11 में से उसने 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितना बचा, 1। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1। तो इसका मतलब क्या है कि जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन है वो भी कौन सी सेल में है, 1 में, और हाइड्रोजन का भी किस में है, 1 में। तो इसका मतलब क्या हो गया, एन क्या हो गया, 1। तो जब एन सेम होगा तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है वेलोसिटी का, क्या होता है, बी, बोलो, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, जेड के। कब होता है, ये केस होता है ना कि अगर आपके पास क्या हो, इफ एन सेम हो तो देन कंडीशन क्या होती है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड। तो यहां से क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका, B1/B2 इक्वल Z1/Z2। अब Z1 क्या है आपका, शुरू का एटम कौन है, सोडियम, तो सोडियम क्या हो गया आपका Z1, और सेकंड क्या है आपका हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या हो गया Z2। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, भाई जेड क्या है इसमें, एटॉमिक नंबर, जेड क्या है इसमें, एटॉमिक नंबर। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है आपको पता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है आपको पता है, 11, और हाइड्रोजन का कितना है, 1। तो क्या आ जाएगा आपका B1/B2 इक्वल 11/1। तो वेलोसिटी के मैं यहाँ पे फॉर्मूले आपको बता देता हूँ, नोट कर लेना आप, कि अगर आपके पास n सेम है, n सेम है तो तब आप लगाएंगे B1/B2 इक्वल Z1/Z2। अगर Z सेम है, अगर एटॉमिक नंबर सेम है और सेल डिफरेंट आ रही है, ऑर्बिट डिफरेंट आ रहा है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, B1/B2 इक्वल N2/N1। तो दोनों फॉर्मूलों को आप याद रखिए। इस न्यूमेरिकल के साथ साथ मैंने आपको वेलोसिटी के दोनों केस बता दिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर उसने 10 में कहा है कि द रेशो ऑफ रेडियस, यहाँ पे रेडियस का रेशो पूछा गया है। पहले क्वेश्चन में मैंने आपसे वेलोसिटी का पूछा था, उसने कहा द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ द फिफ्थ ऑर्बिट्स ऑफ He पॉजिटिव एंड Li2 पॉजिटिव विल बी। ये उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है। अब आपसे उसने जब क्वेश्चन पूछा उसने क्या कहा है कि द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द फिफ्थ ऑर्बिट, एन कितना दिया है आपको, 5। तो एन क्या हो गया इसमें, सेम। जब यहाँ पे एन सेम हो गया, आपको रेडियस का फॉर्मूला पता है, आर इक्वल क्या होता है, 0.529
एन स्क्वायर अपॉन जेड। अभी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को लेगा नहीं। जब कांस्टेंट को लेगा नहीं, अब एन कैसा हो गया, सेम, क्योंकि उसने बोला है फिफ्थ ऑर्बिट, तो फिफ्थ ऑर्बिट तो दोनों के लिए बोला है, तो एन कैसा हो गया आपका, सेम हो गया। तो जब एन सेम हो गया तो यहाँ से क्या बना कि आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, जेड के। एक आपको क्या दिया गया है, हीलियम। हीलियम का जेड कितना होता है, 2 एटॉमिक नंबर, और लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। अब यहाँ पे जो रेडियस है वो एटॉमिक नंबर के क्या है, इन्वर्सली है। तो जब इन्वर्सली है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, R1/R2 इक्वल Z2/Z1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, R1/R2, Z2 कितना है आपका 3, और Z1 कितना है 2। तो क्या रेशो आ गया, R1/R2 इक्वल 3/2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में उसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में उसने कहा है कि व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पूछी गई है। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन present in the fourth orbit, present in the fourth orbit, fourth orbit of hydrogen atom, hydrogen atom. If the velocity of the electron present in the third orbit is 7.29 into 10 की पावर 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो उसने इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, आपसे पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द फोर्थ ऑर्बिट, किस में पूछा गया है आपसे, फोर्थ ऑर्बिट में पूछा गया है, ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन एटम दिया गया है। अब जब एक ही एटम की बात हो रही है, तो जब एक ही एटम की बात हो रही है तो एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा। अलग अलग एटम होता तो क्या होता, आपको पता है अलग अलग एटम होता है तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, अलग अलग हो जाते। लेकिन यहाँ पे तो एक ही एटम की बात हुई है, तो जब एक ही एटम की बात हुई है तो इसका मतलब क्या हो गया, जेट सेम हो गया। सेम क्यों हो गया, क्योंकि एक ही एटम हाइड्रोजन है। तो जब जेट सेम हो गया तो यहाँ पे आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, एन के। तो किस में पूछी गई है आपसे, फोर्थ में, और दी किस में गई है, 3 में। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या हो जाएगा, B4/B3 इक्वल N3/N4। ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे B4 पूछा गया है, क्या पूछा गया है, B4। B3 आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 7.29 इंटू 10 की पावर 7। N3 कितना है आपका 3, और N4 कितना है आपका 4। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B4 इसके साथ इंटू 4 और 3 इंटू 7.29 इंटू 10 की पावर 7। अब 4 कहाँ पहुँच जाएगा, अपॉन में। तो V4 इक्वल कितना आ जाएगा, 3 इंटू 7.29 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन 4। और इसको आप जो कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके जो आएगा, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, 5.46 इंटू 10 की पावर 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको पता है अगर जेट सेम होता है, अगर आपके पास एटॉमिक नंबर क्या है, सेम आ रहा है, जब भी एटॉमिक नंबर सेम होगा तो आपको पता है वहां पे फिर वेलोसिटी एन के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये V1/B2 इक्वल N2/N1। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या दिया गया है आपको, हाइड्रोजन एटम की बात हुई है। हाइड्रोजन एटम शुड हैव द वैल्यू
should have the value of their radii in the ratio of 1:4. Hydrogen atoms should have the value of their radii in the ratio of 1:4. किसके लिए होगा 1:4? उसने कहा है आपसे कि K एंड L के लिए सेम 1:4 आएगा, L एंड N के लिए सेम आएगा, C उसने कहा M एंड N के लिए सेम आएगा, या D बोथ A एंड B के लिए सेम आएगा। तो ये आपसे पूछा गया है। अब आपको बताना है किसके लिए सेम आएगा। तो क्वेश्चन में अब आपको पता है कि यहाँ पे रेडियस की बात हुई है। किसकी बात हुई है? रेडियस की। और हम रेडियस की बात करें, अब रेडियस हाइड्रोजन एटम दिया है। अब जब एक एटम की बात होती है, लास्ट क्वेश्चन में भी यही मैंने आपको बताया, जब एक ही एटम की बात होती है तो जेड कैसा हो जाता है आपका? सेम। तो जब जेड सेम हो जाता है तो आपको रेडियस पता है। रेडियस क्या होती है? आर इक्वल 0.529 इंटू आपको पता है एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब ये क्या है? ये तो कांस्टेंट हो गया, ये मैथमेटिकल डिजिट है, ये भी कांस्टेंट हो गई। तो आर क्या आ रहा है? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है? एन के। आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है? एन के। अब आपको शुरू में क्या दिया गया है? बोलो। पहला ऑप्शन में क्या दिया गया? के एंड एल। के एंड एल। अब आपको पता है आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एन के। तो R1 अपॉन R2 इक्वल क्या हो जाएगा? N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। अब के एल तो समझ रहे हैं ना, ये तो आपने पढ़ा होगा 11th में, के एल एम एन इस तरह से चलता है ना। और इसके लिए एन की वैल्यू क्या चलती है? 1 2 3 4 इस तरह से चलती है। तो शुरू का क्या दिया? के एंड एल। तो के के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी? 1, और एल के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो जैसे आप इसमें लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? R1 अपॉन R2 इक्वल 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। तो R1 रेशो R2 कितना आ गया? 1:4। तो पहले वाले के लिए तो के एंड एल के लिए तो 1:4 आ गया। अब एल एंड एन के लिए बात करते हैं। अगर हम एल और एन की बात करें तो आपको पता है के एल एम एन। तो एन की वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 4। R1 अपॉन R2 N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। तो L से कहाँ चल रहे हैं आप? N तक। तो ये क्या होगी आपकी? N1, और ये क्या होगी आपकी? N2। तो R1 अपॉन R2, N1 कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। तो इसके लिए भी R1:R2 कितना आ रहा है? 1:4। तो बी भी हो गया। अब थर्ड क्या दिया है आपका? M और N। अगर हम एम एन की बात करें तो एम एन, तो एम कितना हो गया भाई? ये तो N1 हो गया, और ये क्या हो गया आपका? N2 हो गया। तो R1 अपॉन R2 N1 स्क्वायर, N1 कितना है इसके लिए? एम एन की बात कर रहे हैं ना, तो जो शुरू में आ रहा है वो N1 होगा, और जो बाद में आ रहा है वो क्या होगा आपका? N2। अब M के लिए N1 की वैल्यू कितनी होती है? 3। तो ये कितना हो गया? 3 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया? 4 का स्क्वायर। तो R1:R2 कितना आ गया? 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16। तो ये तो नहीं होगा। तो कौन सा हुआ? ए और बी। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? बोथ। ओके, कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 13 की बात करें अब आगे, तो क्वेश्चन नंबर 13 में उसने क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 13 में उसने बोला है कि व्हाट शुड बी द काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम। आपसे पूछा गया कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होगी, और सेकंड उसने बोला है आपसे कि टोटल एनर्जी क्या होगी। टोटल एनर्जी क्या होगी अगर पोटेंशियल एनर्जी आपको दी गई है? इफ पी ई पी, इफ ई पी, ई पी का मतलब अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी दी गई है। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी है उसने आपको? -5.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसने क्वेश्चन में कहा है कि अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना हो, अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी -5.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी क्या होगी। तो आपको पता है कि अगर आप टोटल एनर्जी निकालें तो टोटल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी से रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, अगर आप टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं तो टोटल एनर्जी इक्वल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी गई आपको पता है, कितनी दी गई, -5.02 अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, -2.51। ये आपकी आ जाएगी, ये आपकी क्या आ गई, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी तो निकल गई आपकी, कितनी आई है, -2.51। ये आपकी क्या आ गई है, टोटल एनर्जी। अब सेकंड क्या पूछा है उसने आपसे, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, माइनस टोटल एनर्जी। ये रिलेशन होता है टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच, आपका ये रिलेशन होता है, और काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच आपका ये रिलेशन होता है। अब टोटल एनर्जी आपने निकाली है तो टोटल तो आ गई, अब सेकंड क्या निकालनी है आपको, काइनेटिक। अब काइनेटिक एनर्जी किससे निकाल सकते हैं आप, टोटल एनर्जी से। अब टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल माइनस टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी आप यहाँ पे रख लेंगे तो माइनस -2.51। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस। तो कितनी आ जाएगी, 2.51। तो टोटल एनर्जी कितना आई है आपकी, -2.51, और काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई आपकी, 2.51। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात हम करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में उसने कहा है कि व्हाट शुड बी द रेशो ऑफ एनर्जी। यहाँ पे आपसे रेशो का पूछा गया है, किसका, रेशो ऑफ एनर्जी। एनर्जी का आपसे रेशो पूछा गया है, कब पूछा गया है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ Na10 पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन। आपको Na10 पॉजिटिव और हाइड्रोजन दिया गया है, और आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे रेशो ऑफ एनर्जी पूछी गई है। तो आपको पता है कि Na का कितना होता है, 11। कितना गया है आपका, 10 पॉजिटिव, तो कितना बचा, 1। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है आपका, 1। और हाइड्रोजन में भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। अब सोडियम में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एन इनका कैसे हो गया, सेम। एन इनका कैसे हो गया है, सेम। अब जब एन सेम हो गया तो आप पता है आपको कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इक्वल -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब एन क्या है आपका, सेम, तो एन तो सेम हो गया। ये क्या है आपका, कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जेड स्क्वायर के। एनर्जी क्या है आपकी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जेड स्क्वायर के। तो आपका रेशो कैसे निकलेगा, E1 अपॉन E2 इक्वल Z1 का स्क्वायर अपॉन Z2 का स्क्वायर। तो E1 अपॉन E2 इक्वल, अब Z1 कितना आपके पास, 11, क्योंकि सोडियम पहले दिया गया तो Z1 हो गया, हाइड्रोजन बाद में दिया गया तो Z2 हो गया। तो 11 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। तो E1 रेशो E2, अब 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 रेशो 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये। तो यहाँ पे आपको रेशियो ऑफ एनर्जी जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर एन सेम है तो जेड क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे भी दो केस बनेंगे। अगर क्या है आपका, एन सेम है तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा, और अगर जेड सेम आ रहा है, क्या सेम आ रहा है, जेड सेम आ रहा है, एन सेम है तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा, और जेड सेम आ रहा है तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर के। तो तब क्या बनेगा, E1 अपॉन E2 इक्वल N2 का स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर। ओके, तो ये कब लगाएंगे आप, जब आपका जेड सेम होगा। ये मैंने दोनों केस फॉर्मूले भी आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर अब 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में उसने कहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एनर्जी पूछी गई है यहाँ पे आपसे, एनर्जी
of an energy of an electron present in ground state of हाइड्रोजन एटम। उसने कहा है कि उस कंडीशन में एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है कि जब एन का हो आपका 1 हो। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, जब आपका एन क्या हो 1, तो आपकी ग्राउंड स्टेट होगी। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, एन कितना हो गया 1। किसके लिए पूछा गया, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए जेड भी कितना होता है आपका 1, तो एन भी आपका कितना हो गया 1 और जेड भी कितना हो गया आपका 1। आपसे क्या पूछी गई है, एनर्जी। अब एनर्जी इक्वल क्या होता है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना आ गया -13.6, जेड कितना है आपका 1 स्क्वायर और एन भी कितना है आपका 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपसे ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम के लिए, ये नॉर्मली भी याद रख सकते हैं आपसे, कि अगर ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम के लिए आपसे एनर्जी पूछी जा रही है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम के लिए आपसे एनर्जी पूछी जा रही है तो ऑलवेज वो कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करें तो 16 क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, उसने 16 क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट शुड बी द एनर्जी, एनर्जी पूछी गई है आपसे, व्हाट शुड बी द एनर्जी of the second excited state of Li2 पॉजिटिव। ये आपको पूछी गई है। क्या क्या ऑप्शंस दिया है उसने इसमें 16 में, पहला कहा है कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड उसने दिया है -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड उसने आपको दिया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नेक्स्ट दिया उसने -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कि Li2 पॉजिटिव की सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए, तो देखिए यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट लिखा है, तो जब भी आपको एक्साइटेड वर्ड लगा दिया गया है, कौन सा वर्ड लगा दिया, एक्साइटेड, और आपको क्या निकालना, एन निकालना है, तो ऑलवेज याद रखिए एन की वैल्यू जब भी आप निकालेंगे तो जो एक्साइटेड स्टेट आपको दी गई उसमें +1 कर दीजिए। अब यहाँ पे कौन सी एक्साइटेड स्टेट दी गई, सेकंड। एक्साइटेड जब भी लगा होगा उसमें 1 कर देना है। मान लीजिए यहाँ पे थर्ड कहता है, मैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो 3 + 1। मैं कहता फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, तो जो भी एक्साइटेड स्टेट दी गई उसको लिखिए और उसमें +1 कर दीजिए, तो वो आपके क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो एन की वैल्यू कितना हो गया इसमें 3। अब एल आई का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, तो एन भी कितना है 3 और एल आई का एटॉमिक नंबर भी कितना है 3। तो अब आपको क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी इक्वल क्या होता है, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका -13.6, जेड कितना है 3 का स्क्वायर और एन भी कितना है 3 का स्क्वायर, तो इससे कट जाएगा, तो आपकी एनर्जी कितना आ जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, फर्स्ट। आगे देखते हैं 17 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 17 की बात करें तो 17 क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, उसने बोला कि हाउ मच मिनिमम एनर्जी शुड बी एब्जॉर्ब, हाउ मच minimum energy, how much minimum energy should be absorbed by a hydrogen atom in ground state to reach excited state। ऑप्शन उसने दिया है आपको +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड दिया है +13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड दिया है +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
और 4 उसने क्या दिया, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए। उसने क्या कहा क्वेश्चन एक बार और पढ़ी, हाउ मच मिनिमम एनर्जी, है ना, हाउ मच मिनिमम एनर्जी शुड बी एब्जॉर्ब बाई ए हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट टू रीच एक्साइट स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, n1, और रीच एक्साइट का मतलब क्या है कि n1 कितना हो गया यहाँ पे, तो n कितना है, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, n कितना है 1, और उसने क्या कहा, रीच एक्साइट स्टेट, तो एक्साइट का मतलब उससे अगली स्टेट, तो इसका मतलब n कितना हो गया 2। अब n1 ग्राउंड स्टेट पे अभी लास्ट क्वेश्चन में आपने एनर्जी निकाली थी, कितना होता है -13.6। अब दिया क्या गया आपको, हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए 1 पे तो हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाली थी, कितनी होती है -13.6 होती है, ये तो फिक्स है। ये नॉर्मली भी आप याद रख सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट पर किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी वो कितना है, इतना है। अब उसने कहा है कि टू रीच एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, उसने एक्साइटेड स्टेट तो वहां पे n कितना हो गया 2, तो ये तो E1 मान लिया हमने। अब एक्साइटेड स्टेट पर हम E2 निकाल लेते हैं पहले, तो E2 के लिए आप क्या करेंगे, -13.6, क्या फॉर्मूला होता है, Z² अपॉन n², तो -13.6, जेड तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और n कितना हो गया 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -13.6 इंटू 1/4, कितनी बार जाएगा, -3.14, ये किस पे आ गया, रीच एक्साइट स्टेट पे। तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो कितनी मिनिमम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी भैया, n1 है, ये n2 है, इस पे कितनी आई है -13.6 होती है, फिक्स है, इस पे कितनी आई -3.4, तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो डेल्टा ई इक्वल क्या होगा, E2 माइनस E1। अब E2 कितना है आपका -3.4, और E1 कितना आ गया आपका, आपको पता है कितना होता है -13.6, तो -3.4, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस 13.6, तो 3 10, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगी प्लस की 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 18 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 18 में उसने क्या बोला है, द मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब, the maximum energy absorbed by hydrogen atom, the maximum energy absorbed by hydrogen atom in its ground state will be, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, 13.6, 3.4, आगे दिया 12.2, और 4 दिया गया है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैक्सिमम एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हो सकती है हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट विल बी, तो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगी 13.6, ग्राउंड स्टेट पर मैक्सिमम एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब कर सकते हैं 13.6, कैसे, आपको मैक्सिमम एनर्जी निकालनी है। अब मैक्सिमम एनर्जी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट निकालेंगे डेल्टा ई, और मैक्सिमम एनर्जी कब निकाल सकते हैं, जब हम n1 को कितना मान लें 1, और n2 को कितना मान लें इनफिनाइट। कहने का मतलब क्या है कि E1 के लिए हम n कितना मान लें 1, और E2 के लिए हम n कितना मान लें इनफिनाइट, क्योंकि जब हम n इनफिनाइट कर देंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी मैक्सिमम तक पहुंच जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि E इनफिनाइट माइनस E1, अब E इनफिनाइट कितना होता है आपका 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस 13.6, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 19 में उसने कहा है कि एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या दिया गया आपको, He2 पॉजिटिव से He3 पॉजिटिव है, He2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है He3 पॉजिटिव,
उसने कहा है कि इस प्रोसेस के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस इस प्रोसेस के लिए आपको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ऑप्शंस उसने दिया है आपको 13.6, 0 प्लस 3.4 प्लस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। अब प्रोसेस क्या दिया गया है, उसने कहा है कि He2 पॉजिटिव से He3 पॉजिटिव के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। क्या 13.6 की होगी, 0 की होगी, 3.4 की होगी या 1.5 की होगी। अब देखिए यहाँ पे जो आपको दिया गया है, हीलियम दिया गया है। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। तो वो कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, मैक्सिमम 2। और उसने कितना रिलीज कर दिया, 2 ही कर दिया। तो इसके पास कितना बचा है, 0। और वो कितना कह रहा है, 3 के लिए। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर सकता है प्रोसेस में, जितना उसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसने इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज कर दिए और वो एरो के बाद कितने इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, 3। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, 0। क्योंकि प्रोसेस ये हो सकता है He2 पॉजिटिव से He पॉजिटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये प्रोसेस कभी भी अप्लाई नहीं होगा 2 से 3। तो एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अगर क्वेश्चन नंबर 20 की बात हम करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में उसने बोला है कि एनर्जी पूछी गई है, व्हाट शुड बी द एनर्जी ऑफ ए फोटोन whose wavelength is 4000 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हैं 4.06 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सेकेंड उसने आपको दिया 4.96 इंटू 10⁻⁻19 जूल। थर्ड उसने आपको दिया है 3 इंटू 10⁻⁻12 जूल। और 4 उसने आपको दिया है 2.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आपको ऑप्शंस दिए गए। अब उसने क्या कहा है, इसमें आपसे पूछा है कि एनर्जी ऑफ ए फोटोन हुज वेवलेंथ दी गई है। वेवलेंथ का मतलब लैम्डा आपको दिया गया है। कितना दिया गया है, 4000 एंगस्ट्रॉम। अब जब लैम्डा दिया गया हो और आपसे एनर्जी पूछी गई हो, तो आपको पता है एनर्जी इक्वल क्या होता है, इक्वल क्या होता है, Hc अपॉन लैम्डा। तो आप इससे कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे इसमें, E इक्वल Hc अपॉन लैम्डा। अब H कितना होता है आपको पता है, 6.6 इंटू 10⁻34। और C कितना होता है, 3 इंटू 10⁸। और लैम्डा आपको दिया गया है कितना, 4000 एंगस्ट्रॉम। तो क्या कर लेंगे आप, इसको चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10⁻10। और इन 3 जीरो से ये पावर खत्म होकर कितना आ जाएगा यहाँ पे, -7। या 4000 था ना, और यहाँ पे कितना था, 10⁻10। तो मैंने इन 3 जीरो से ये 3 पावर खत्म कर दी। तो कितना बचा आपका, 10⁻7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6.6 इंटू 3। और ये पावर ऊपर जाके क्या की हो जाएगी, प्लस की। तो माइनस की 13 4 और प्लस की कितनी आ गई, 15। और नीचे कितना आ गया, 4। तो कितना बचा आपका, 6.6 इंटू 3/4। और पावर कितनी आ गई आपकी, 10⁻19 जूल। कैलकुलेट करके जो आएगा वो सेकंड आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेट तो आप कर ही लेंगे। तो अगर अब कभी भी आपसे एनर्जी पूछी जा रही है और वेवलेंथ आपको दी गई है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप, E इक्वल Hc अपॉन लैम्डा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 20 क्वेश्चन आपके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि लेक्चर काफी बड़ा हो गया है, 54 कह सकते हैं, 55 मिनट का ही हो चुका है। तो 20 क्वेश्चन आपने इस टेस्ट पेपर के इस लेक्चर में सॉल्व कर लिए। 10 क्वेश्चन जो बचे हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, तो इन 20 क्वेश्चन को आप ध्यान से करिए, और जिस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। तो 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। 10 क्वेश्चन अभी और बचा है, जो हम कब डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर।